मैंने विंग कमांडर की बात काट कर कहा, चिंता न करो बेटा, राम भली करेगा। मैं तहखाने वाली कोठरी में दाखिल हो गया। विंग कमांडर मेरे साथ था। कमरा तंग था। छत से रस्सी के साथ एक धीमा बल्ब लटक रहा था। फर्श पर गंदा कंबल बिछा था, जिस पर एक इंसान इस हालत में पड़ा था कि इसने अपने सर अपने घुटनों में दे रखा था और इसका लिबास चीथड़े बन चुका था। सर के बाल झाड़ बने थे। मैं भला इसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये मेरा साथी कमांडो था। मैंने विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, बच्चा अब तुम जाओ, 5 मिनट बाद आना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कमांडो साथी के सामने कंबल पर बैठ गया और ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। विंग कमांडर दरवाजा बंद करके चला गया। मेरे साथी ने अभी तक अपना सर ऊपर नहीं उठाया था। मैंने देखा कि इसके कान के पास खून की लकीर जमी हुई थी। जब मैं और वो कमरे में अकेले रह गए तो मैंने अपना हाथ उठाकर कमांडो नंबर 9 के कंधे पर रख दिया। इसने सर उठाया। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था, मगर इसकी दाढ़ी बेतहाशा बढ़ गई थी और अजियतें और अकूबतें सह सह कर इसका चेहरा मुर्दे के चेहरे जैसा हो गया था। मुझे इस बात का एहसास था कि हो सकता है यहाँ खुफिया तौर पर हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा दिए गए। ये भी हो सकता था कि किसी सुराख से खुफिया तौर पर हमें देखा जा रहा हो। चुनाचा मैं बेहद मोहतात था। मैंने आहिस्ता से कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चे। ये वैसे भी जुमाइनी जुमला था। मेरे साथी कमांडो ने भी मुझे पहचान लिया, लेकिन मैंने आंखों से इशारा किया कि खबरदार जुबान से कुछ न बोलना, खामोश रहो। मैंने आंखों के डेले बाएं बाएं घुमाकर इशारा किया कि हो सकता है हमारी गुफ्तगू सुनी जा रही हो। फिर ऊंची आवाज में कहा, बच्चा तू क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहा है? क्यों नहीं बता देता कि तेरे साथी कहाँ हैं और तेरे दिल में कौन से राज है? मेरे साथी कमांडो ने भी मौके की नज़ाकत के पेश नज़र अदाकारी करते हुए कमज़ोर मगर पूरे एतमाद आवाज़ में कहा, मर जाऊंगा, जुबान नहीं खोलूंगा। मैं श्लोक पढ़ने लगा। श्लोक पढ़ते पढ़ते मैंने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के जतन कर रहा हूँ, घबराना नहीं। फिर साथ ही बुलंद आवाज़ में कहा, बच्चा थोड़ी देर बाद तू सो जाएगा, फिर मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम सच सच बता दो। मैं ऊंची आवाज में श्लोक पढ़े जा रहा था। मेरा साथी कमांडो खामोश नजरों से मुझे तक रहा था। मुझे अपने करीब और विंग कमांडर के एतमाद में देखकर इसे काफी हौसला हुआ था। इस इत्मीनान का तासुर इसके चेहरे पर भी था। मैंने श्लोकों का जाप तेज कर दिया था और फिर बीच में एक पल के लिए खामोश और निहायत धीमी आवाज में अपने साथी कमांडो के कान के करीब मुंह ले जाकर यूं जाहिर करते हुए कि जैसे मैं किसी मंत्र का अमल कर रहा हूं, कहा, अब तुम्हें ये लोग टॉर्चर नहीं करेंगे। मैं कल या परसों फिर आऊंगा कोई प्लान बनाकर। मुझे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी। मैंने तेजी से मुंह पीछे हटा लिया और बुलंद आवाज में कहा, अब सच सच बता दे, तुझे किसने भेजा है और तेरे साथी कहाँ हैं? पीछे से विंग कमांडर भटनागर की आवाज आई, महाराज अब आप तकलीफ न करें, हमें पता चल गया है कि इसके साथी जम्मू में कहाँ कहाँ है। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मेरा जिस्म बर्फ की तरह एकदम से ठंडा हो गया। मेरे पीछे विंग कमांडर भटनागर के दाएं बाएं 2 संतरी मुझ पर स्टेन गन ताने खड़े थे। विंग कमांडर के हाथ में सफेद नायलॉन की रस्सी थी। मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि मेरा भांडा फूट गया है। फिर भी मैंने बड़ी डिटाई और एतमाद से गरज कर कहा, क्या बात है बच्चे? विंग कमांडर ने अपने साथी के हाथ से स्टेन गन खुद थाम ली और रस्सी इसे देकर कहा, इस नंबर 2 पाकिस्तानी जासूस की मशकें कस दो। मैंने फिर एक हल्ला बोला और कहा, मूर्ख तू भूल रहा है, तुझे किसी ने गलत इतला कर दी है। मैं विष्णु माता का भगत हूँ। विंग कमांडर भटनागर ने मेरे दाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। तेरा पखंड खत्म हो गया है। तेरे साथी बाग जोगियां वाले पाकिस्तानी जासूस ने सब कुछ बता दिया है। बाकी हम तुझसे पूछ लेंगे, हमें पूछना आता है। इस अरसे में मेरे बाजू रस्सी से पीछे पीठ पर बांध दिए गए थे। मेरा साथी कमांडो नंबर 9 भी हक्का बक्का होकर रह गया था। विंग कमांडर भटनागर ने स्टेन गन की नाली मेरी गर्दन से लगा दी थी। बाहर चलो भगत जी, तुझे विष्णु माता के दर्शन करवाते हैं। मैं यूं जीना चढ़ने लगा कि रस्सी का सिरा एक संतरी ने पकड़ रखा था और 2 स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ था। बार के गिर्द आलूद दफ्तर में आया तो मेरा दिल धक से रह गया। यहाँ वही इंडियन इंटेलिजेंस का सिख बैठा था जिसने दिन भर मेरा ताकुब किया था। अब सारा मामला मेरे सामने खुल गया। विंग कमांडर भटनागर ने सिख सीआईडी वाले से कहा, सरदार जी तुम अब जाओ, आगे हम खुद संभाल लेंगे। मैं गर्द आलूद मेज के पास खड़ा था। विंग कमांडर भटनागर कुर्सी पर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ किए बैठा था। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने एक संतरी से कहा, इसका डॉक्टरी मुआयना करो, ये पाकिस्तानी मुसलमान है।
2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे डॉक्टरी मुआयने ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू भगत नहीं हूँ। मैंने सर झुका लिया। विंग कमांडर कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया और मुझे गिरेबान से पकड़कर झुंझोड़ता हुआ बोला, बड़ा पाखंड रचाया था तूने, पर तुझे पता नहीं था कि ये जम्मू छावनी है और मैं के भटनागर हूँ। मुझसे आज तक दुश्मन का कोई एजेंट बचकर नहीं जा सका। अब मैं तुमसे वो बातें उगलवाऊंगा जो तुम अपने साथी से पूछने का ढोंग रचा रहे थे। इसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। मैं पीछे दीवार से टकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए और क्वार्टर गार्ड के नीचे एक तंगो तारीख कोठरी में डाल दिया। सारी रात मैं कोठरी में पड़ा रहा। मेरी कलाई की घड़ी संतरी उतार कर ले गया था। मेरा लिबास साधुओं का था। मेरी सरसरी सी तलाशी ली गई और खुदा का शुक्र है कि सांप का मन का सुधा रंगनी की निशानी मेरे पास महफूज रही। वक़्त का मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। कोठरी में घूपन दे रहा था। वक़्त एक अजियत बख्श एहसास के साथ रेंगता रहा। न जाने कितने घंटे गुजर गए थे कि दरवाज़ा खुला। जीने में दिन की रोशनी दिखाई दी। 2 मुसल्ले सिख संतरी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े थे। एक सिविलियन कपड़ों में मलबूस दुबला पतला आदमी अंदर आया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इसने आते ही कोठरी की बत्ती रोशन कर दी। बड़ी अपनाइयत से मेरे पास बैठ गया। इसके पास एक छोटा सा टिफिन कैरियर था। इसने डब्बा खोला और बड़ी राजदारी से बोला, मैं भी मुसलमान हूँ। वैसे तो यहाँ जम्मू एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। मेरा नाम गुलाम मीरा है, लो चाय पी। इसने छोटे से कप में चाय डाली। टोस्ट का एक टुकड़ा काट कर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं खामोशी से टोस्ट खाने लगा। वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा हमदर्द है और इसकी अपनी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और इसे जानबूझकर मेरे पास भेजा गया है, लेकिन मुझे टोस्ट और चाय की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि आगे मैं अजियत के एक तवील सिलसिले से गुजरने वाला था। इस टॉर्चर के लिए मैंने अपने जिस्म को पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं इनके टॉर्चर से अब बच नहीं सकता था। गुलाम मीरा बराबर बातें किए जा रहा था। वो लाहौर, सियालकोट और कराची की बातें करने लगा। मैंने 4 टोस्ट खा लिए थे और चाय का दूसरा कप पी रहा था। मैंने गुलाम मीरा की तरफ गहरी नज़रों से देखा और कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मुसलमान ज़रूर हूँ, मगर मैं जनूबी हिंद का रहने वाला हूँ। गुलाम मीरा बोला, जनूबी हिंद के थे तो फिर तुम इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने क्यों आए थे? मैंने कहा, इसलिए कि विंग कमांडर चाहता था कि मैं पाकिस्तानी जासूस से राज उगलवाऊँ। गुलाम मीरा एक सेकंड के अंदर अंदर हिंदू डोगरा बन गया। इसने उल्टे हाथ से मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कप मेरे हाथ से छूटकर परे गिर पड़ा। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, कहता हुआ 2-4 ठुड्डे मेरे पेट में मारकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बत्ती जलती रह गई थी। मुझे दीवारों पर स्याह धब्बे नजर आए थे। ठुड्डों से मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर मैं सुकड़ा सिमटा बैठा रहा। फिर जरा अफाका हुआ तो उठकर दीवार के काले धब्बों को देखा। ये मुझे इंसानी खून के छींटे लगे। मेरी कमर में चिंटियां सी रेंगने लगी। इस हिंदू डोगरे के जाने के कोई 20-25 मिनट बाद 4 संतरी खटाक खटाक करते कोठरी में आ गए। इनमें से 2 संतरियों के हाथों में स्टेनगन थी, 2 खाली हाथ थे। उन्होंने आते ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे जीने पर घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी के अंदर सुर्ख रोशनी सी फैल गई थी। इसका मतलब था कि बाहर दिन की रोशनी है। मुझे कुछ देर चला कर ले जाया गया, फिर उठाकर किसी ट्रक में डाल दिया गया। सीट से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई ट्रक है। फिर ट्रक के पीछे तरपाल गिराने की आवाज़ आई और ट्रक स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं 2 संतरियों के बीच में बैठा था, जिनके कांधे मेरे कांधों से मिले हुए थे। पट्टी आंखों पर इस कदर कसकर बांधी गई थी कि मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन मेरे हाथ भी पीछे बंधे थे। हाथ खुले भी होते तो मैं अपनी आंखों की पट्टी को ढीला नहीं कर सकता था। ट्रक एक सीधी सड़क पर दौड़ा जा रहा था। इसने अभी तक कोई मोड़ नहीं मुड़ा था। मुझे ठंड लगने लगी थी। ये बात जाहिर थी कि मुझे किसी बहुत बड़े अकूबत खाने की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें दी जाएंगी और मुझसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू में मेरे दोस्त साथी कहां कहां छुपे थे। इसके बाद मुझसे पाकिस्तानी फौज के अहम तनसीबात के बारे में भी पूछा जाएगा। मैं इस भयानक अजियत के लिए जहनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहा था। ट्रक अब इस तरह मोड़ काट रहा था जैसे पहाड़ी सड़क पर जा रहा हो। कभी चढ़ाई आ जाती और कभी उतराई। एक बार उतराई पर ट्रक देर तक चलता रहा, फिर एक तरफ को घूमा और रुक गया। 2 आदमियों ने मुझे उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और जमीन पर खड़ा कर दिया। मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। मेरी आंखें पहले तो चकाचौंध हो गई। मुझे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले जाया जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। ये पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी बारक थी, जिसकी ढलानी छत पत्थर की स्लेटों से बनी हुई थी।
बारिक के लंबे बरामदे में 2 खाली चारपाइयां बिछी थी। मुझे इन चारपाइयों के पास फर्श पर बिठा दिया गया। इर्द गिर्द वीरानी और गहरा सन्नाटा था। किसी परिंदे के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। 2 आदमी वहीं खड़े रहे। 2 संतरी एक तरफ से डबल मार्च करते आए और मुझे डंडा डोली करके उठाकर एक कमरे में लाकर डाल दिया। दोनों के कंधों से स्टेन गन्नें लटक रही थी। छोटे से कमरे में सिवाय एक मिट्टी के मटके के और कुछ नहीं था। दरवाजा खुला और विंग कमांडर भटनागर अंदर आ गया। इसके पीछे पीछे एक आदमी कुर्सी और टेप रिकॉर्डर उठाए हुए थे। कुर्सी पर विंग कमांडर बैठा था। टेप रिकॉर्डर फर्श पर रख दिया गया। माइक इसने मेरी तरफ करके कहा, गधे की औलाद, अपने आप सब कुछ बता दोगे तो बच जाओगे। बोलो, तुमने किसके साथ बॉर्डर क्रॉस किया था? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारे साथी पुल तबाह करने के बाद कहाँ छुपे होंगे? मैंने कहा, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। सच ये है कि मैं लाहौर का गुंडा था। लाहौर में गुंडों की पकड़ धकड़ शुरू हुई तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया। भटनागर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन तुम तो साधु का भेष बदल कर मेरे घर आए और तुमने अपने साथी कमांडो से मिलने पर इसरार किया था। मैंने कहा, जनाब, मैं आप पर असर डालना चाहता था ताकि यहाँ आराम से साधु बनकर जिंदगी बसर कर सकूं। इतना कहना था कि मुझ पर ठुड्डों और घोंसों की बारिश शुरू हो गई। इन सब ने मिलकर मुझे इतना मारा कि दर्द से मेरी चीखें निकल गईं और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक संतरी प्याले में पानी पिला रहा था। विंग कमांडर भटनागर ने आस्तीनें चढ़ा रखी थी। वो गजबनाक लहजे में बोला, तुम ज्यादा देर तक सच्चाई को नहीं छुपा सकोगे। अभी तुम्हें पूछगछ के कई सैकड़ों की सैर कराई जाएगी। तुम्हें ऐसी ऐसी अजियतें दी जाएंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। बेहतर है कि यही अपना बयान रिकॉर्ड करा के अपनी जान बचा लो। मैं सब जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने सारे राज बता भी दिए तो मेरा रिकॉर्ड दिल्ली, तिरुचिरापल्ली और पठानकोट से मंगवा लिया जाएगा और जब सारी हकीकत सामने आएगी तो ये मुझे शूट कर देंगे। चुनाचा मैं अपने पहले वाले बयान पर कायम रहा है। मेरी फिर ठुकाई शुरू हो गई। वो बड़ी बेदर्दी से मुझे ठुड्डे और मुक्के मार रहे थे। मैं कोई कमजोर मर्द नहीं था। मेरे अंदर काफी कुव्वत थी। जिस्म भी घुटा हुआ और फौलाद की तरह मजबूत था। लेकिन वो कुछ इस तरीके से मुझे मार रहे थे कि मेरी हड्डी पसली दर्द कर रही थी और हड्डी टूटने लगी और मैं फिर बेहोश हो गया। होश आया तो कमरे में अकेला फर्श पर पड़ा था। अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मटके में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पिया और नंगे ठंडे फर्श पर सीधा लेट गया। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कभी अपने साथी कमांडो नंबर 9 का ख्याल आता कि इस पर क्या गुजरी होगी। कभी ये सोचता कि अब मेरा अंजाम क्या बनेगा। यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन सी बात नजर आ रही थी। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा था। इस वक्त मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। कम बख्तों ने बहुत बुरी तरह से मुझे पीटा था। ये कोई अजियत नहीं थी। मैं खूब जानता था कि अभी मुझे आलाते अकूबत के जरिए अजियत दी जाएगी। मैंने आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों मुझे इस वक्त स्याह फाम सुधार रंगनी का ख्याल आने लगा। बुजुर्ग के मुकद्दस नक्श का भी ख्याल आया। ये सारे जराए, सारे राब्ते मुझसे टूट चुके थे और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। न जाने दिन का क्या वजह होगा कि एक संतरी दरवाजा खोलकर अंदर आया और मेरे पास एक टीन का डब्बा रख कर वापस चला गया। मैंने उठकर देखा, टीन के डब्बे में 2 सूखी रोटियां ठुंसी हुई थी। भूख लग रही थी, मजबूरन सूखी रोटियां खाई। पानी पिया और जगह जगह से दुखते बदन को सहलाता लेट गया। रात को फिर पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं अपने साहब बयान पर ही कायम रहा तो विंग कमांडर भटनागर के इशारे पर 2 संतरियों ने मेरे गले में कपड़ा डाला और इसे कसना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बाहर को उबल आई। सांस अकड़ गई। नजर के आगे तारे नाचने लगी। मैं बहाना बनाकर बेहोश हो गया कि कमबख्त इस जानलेवा अजियत से कुछ देर के लिए तो निजात मिलेगी। उन्होंने मुझे बेहोश पाकर एक बार फिर लातों ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थी। भटनागर मुझे गालियां देते हुए बार बार कह रहा था, कब तक नहीं बकोगे। 2 दिन और 2 रातें मेरे साथ यही सलूक होता रहा। मैं अदमुआ हो गया। जिस्म दर्द से फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से हरकत कर सकता था। तीसरे रोज मुझे कुछ खाने को न दिया गया। सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता रहा। चौथे रोज मुझे 2 सूखी रोटियां खाने को मिली और 5वें रोज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे वहां से निकाला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे एक बंद ट्रक में बिठा दिया गया और ट्रक किसी नामालूम सिमत रवाना हो गया। करीबन 1 घंटे बाद मेरी आंख पर से पट्टी खोल दी गई। अब मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई थी। 2 संतरी मेरे दाएं बाएं एक संतरी ट्रक में मेरे सामने बैठा था। इनमें एक सिख था। ये इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में थे। ट्रक देर तक चलते रहने के बाद एक जगह रुका। मुझे डबल रोटी के 2 टुकड़े और चाय दी गई। कुछ देर रुकने के बाद ट्रक फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। अभी मालूम नहीं हो सका था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रक तरपाल से ढका हुआ था। छोटे छोटे सुराखों में दिन की रोशनी अंदर आ रही थी।
ट्रक अब पहाड़ी रास्तों से निकलकर मैदानी इलाके में आ गया था और दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। सूरज अब गुरूब हो रहा था कि ट्रक एक जगह घूम कर रुक गया। संतरी तरपाल उठाकर बाहर कूद गए। बाहर जाते ही उन्होंने स्टेन गन्ने तान ली। मुझे ट्रक से बाहर निकाला गया। मैं एक रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा था। भला इस रेलवे स्टेशन को मैं कैसे नहीं पहचान सकता था। इस शहर से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। ये अमृतसर का रेलवे स्टेशन था। लोग एक साधु को हथकड़ी में देखकर जमा हो गए। जब इन्हें मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूं तो मेरे खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। संतरी मुझे बड़ी मुश्किल से लोगों के दरमियान से निकाल कर रेलवे स्टेशन के अंदर ले गए। मुझे वेटिंग रूम में मुसल्ले संतरी की हिफाजत में फर्श पर बिठा दिया गया। वेटिंग रूम की घड़ी रात के 8 बजा रही थी कि मुझे बाहर निकाला गया। प्लेटफॉर्म पर जनता एक्सप्रेस खड़ी थी। लोग एक बार फिर मेरे गिर्द जमा हो गए। संतरियों ने मुझे एक फौजी डब्बे में बिठाया और डब्बे के दोनों दरवाजों पर मुसल्ले गार्ड्स खड़े कर दिए। 8:40 पर जनता एक्सप्रेस अमृतसर से रवाना हुई। सीढ़ियों वाला पुल गुजर गया। कंपनी बाग वाला पुल भी गुजर गया। शरीफपुरे की रोशनियां नजर आने लगी। ये भी पीछे रह गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। 9:30 बजे ट्रेन जालंधर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे बाहर निकाल लिया गया। मैं समझ गया कि मुझे जालंधर के मिलिट्री इंट्रोगेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। अमृतसर के बाद यही पंजाब का सबसे खतरनाक और खौफनाक सेंटर था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जासूसों की रूह कांप जाती थी। स्टेशन के बाहर मेरे स्वागत के लिए चारों तरफ से बंद फौजी जीप तैयार खड़ी थी। जालंधर शहर के बाजारों से गुजरती जीप जालंधर मिलिट्री इंट्रोगेशन सेंटर के दरवाजे पर जाकर रुक गई। ये दरवाजा किसी जेल खाने से कम नहीं था। मुसल्ले गार्ड का पहरा था। डीओडी में एक दफ्तर था जहां मेरे बारे में जरूरी इंदराज वगैरह किया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। 2 सफेद पोश इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले गए। कई एक बरामदों की भूल भुलैयों में से गुजार कर ये लोग मुझे एक कमरे में ले गए जहां उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी थी। छत के साथ 2 रस्से लटक रहे थे और दीवार के साथ लोहे का एक स्ट्रेचर नुमा शिकंजा पड़ा था। मुझे दी जाने वाली अजियतों का अलमनाक बाब शुरू होने वाला था। जालंधर इंस्ट्रोगेशन में मुझे जो अजियतें दी गई उन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे जिस्म को आहनी शिकंजे में फंसा कर कसा गया। सारा दिन मुझे छत से उल्टा लटकाए रखा गया। मेरे जिस्म में पानी दाखिल करके पेट को नौबत की तरह बजाते तो मेरी चीखें निकल जाती। नाजुक हिस्सों को जलते सिगरेटों से दागा गया। मैं बेहोश हो जाता तो मेरे होश में आने का इंतजार किया जाता। होश में आता तो तशद्दुद का बेईमाना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता था। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि मैं मौत की दुआएं मांगने लगा। लेकिन इन तमाम अजियतों के बावजूद मैंने उन्हें वो मालूमात न दी जो वो मुझसे हासिल करना चाहते थे। यानी ये कि मेरे साथी भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, इनका खुफिया कोड क्या है। मैंने एक ही रीट लगाए रखी कि मैं रजाकाराना तौर पर अकेला ही जासूसी करने भारत आया था और मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। इसकी वजह ये थी कि एक तो उन्होंने मुझे जम्मू में रंगे हाथों पकड़ा था। दूसरी ये बात भी इन पर खुल गई थी कि मैं हिंदू साधु नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। इनके सामने मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। बस इतना एतराफ़ ज़रूरी था कि मैं रजाकार जासूस हूँ और अपने तौर पर भारत आया था। जब वो लोग मुझसे अपनी बात न मनवा सके और इन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का भी कुछ इल्म न हो सका तो मुझे इंट्रोगेशन सेंटर के अकूबत खाने से निकालकर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। 1 महीना मुझे फांसी के तंगो तारीख कोठरी में बंद रखा गया। फिर जराइम पेशा कैदियों के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चूंकि मैं पाकिस्तानी जासूस मशहूर था इसलिए जेल के हिंदू और सिख कैदी मुझसे बुरा सलूक करते। आते जाते मुझे गालियां दी जाती। मैं लोहे की सलाखों वाली बैरक के कोने में चुपचाप बैठा दूर जेल की ऊंची दीवार को देखता रहता। इस दीवार के दोनों कोनों पर ऊंची मचानें बनी थी जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। अजियतें बर्दाश्त करते करते मैं कमज़ोर हो गया था। मुझे यही बताया गया था कि मेरा चालान ही अदालत में पेश किया जाएगा, मगर वो वक्त ना आना था ना आया। सेंट्रल जेल में आने से इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ कि मुझे अजियत और तशद्दुद से निजात मिल गई थी। दूसरे यहाँ पतली दाल और जली हुई रोटी ही सही लेकिन 2 वक्त खाने को मिल जाता था। मेरी खोई हुई ताकत बहाल होना शुरू हो गई थी। यूं ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान मैंने वहां से फरार की कई तरकीबें सोची मगर इन पर अमल न कर सका। एक तो अकेला था, इसके अलावा मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जाती थी। रात को बैरक के बाहर भी मुसल्ले पहरेदार गश्त करते रहते थे। मुझे महसूस होता कि जेल के अंदर भी पहरेदारों की निगाहें मेरी मुसलसल निगरानी कर रही हैं। तो दोस्तों, अगली चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।